सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल PCM 24/7 स्टडी पॉइंट। अब देखते हैं हम जियोग्राफी में लेक्चर नंबर 9। ठीक है, तो अब तक हम कितना देख चुके हैं उसमें? अब तक हम देख चुके हैं तो क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड को देख चुके हैं। ठीक है, यानी सौरमंडल, सौरमंडल के बाद सौरमंडल में क्या है, हमारे सौरमंडल में ही ग्रह है, उसी में क्षुद्र ग्रह है, और उसी में क्या है आपके कॉमेंट यानी आपके धूमकेतु या जिनको पुच्छल तारा भी बोलते हैं, ये सारे कहाँ देखने को मिलते हैं? तो हमें ये सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी तो किसका अल्टीमेटली सूर्य का ही चक्कर लगाते हैं, जैसे ग्रह चक्कर लगाते हैं और क्षुद्र ग्रह चक्कर लगाते हैं, वैसे ही आपके कॉमेट यानी धूमकेतु भी चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो देखो इससे पिछली क्लास में हमने क्या देखा था कि जो एस्ट्रॉयड होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, जो किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो आपके मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका सन था। ठीक है, ये क्या था आपका सन, ये सूर्य था। सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे थे। सूर्य के चारों ओर क्या है, ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। जैसे एक ग्रह यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये तो डबल हो गया, एक ही कक्षा में यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ऐसे ही चक्कर लगा रहे हैं, ये चार है। फिर इसके बाद क्या था आपका एस्ट्रॉयड यानी क्षुद्र ग्रह थे, एस्ट्रॉयड यानी क्षुद्र ग्रह। फिर था आपका बृहस्पति था। फिर कौन सा था? बृहस्पति, जो क्या है आकार में सबसे बड़ा था, आकार में सबसे बड़ा था। ठीक है, फिर हमारा उसके बाद कौन सा था? बृहस्पति के बाद शनि, शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। 8 ग्रह थे, और उन्हीं के बीच में क्या था, किन दो ग्रहों के बीच आपके क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड थे? तो आपके बृहस्पति और मंगल के बीच एस्ट्रॉयड थे। ठीक है, सबसे चमकीला एस्ट्रॉयड कौन सा है? सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह है वो आपका सेरेस था, सबसे चमकीला सेरेस था। ठीक है, और जब ये मान लीजिए क्षुद्र ग्रह है, ठीक है, क्षुद्र ग्रह है और ये सन की तरफ जा रहे हैं, यानी सूर्य की तरफ ये जा रहा है, सूर्य की तरफ जा रहा है, तो बीच में पृथ्वी पड़ गई। बीच में क्या है, मान लीजिए पृथ्वी पड़ गई, और यहाँ से ये क्षुद्र ग्रह आ रहा है। तो जब ये क्लॉकवाइज आ रहा है, यानी क्लॉकवाइज आ रहा है, यानी जिधर ही आपकी पृथ्वी की घूर्णन है, पृथ्वी की घूर्णन है उधर ही आ रहा है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी? स्पीड बढ़ के इतनी 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की पहुंच जाएगी, और ये कैसा है, कम चमकीला दिखाई होगा। जब स्पीड ज्यादा हो जाएगी, यानी जब घूर्णन की दिशा में, जब घूर्णन की दिशा में कोई वस्तु आएगी, जैसे ही घूर्णन कर रहे हैं, जिधर को घूर्णन कर रहे हैं, तो घूर्णन की दिशा में जब कोई वस्तु आती है तो स्पीड उसकी क्या है? एक तो घूर्णन की स्पीड है, ठीक है, एक उस वस्तु की स्पीड, तो स्पीड कैसी है, बढ़ जाती है। तो वह कितनी हो जाती है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और घर्षण कम होता होगा तो क्या देगा? कम चमकीला दिखाई देगा। वहीं अगर ये घूर्णन के विपरीत दिशा में आएगा, घूर्णन के विपरीत दिशा में आएगा, तब इसकी स्पीड क्या है? कम हो जाएगी, क्योंकि एक तो घूर्णन के विपरीत आ रहा है, घूर्णन के विपरीत आ रहा है, तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी और घर्षण बढ़ जाएगा, जिससे क्या है, चमक बढ़ जाएगी। तो चमकीला किधर दिखाई देता है? जिधर इसकी घूर्णन के विपरीत जब ये एस्ट्रॉयड आएगा, यानी जो क्षुद्र ग्रह आएगा, तब क्या है, इसका चमकीलापन बढ़ जाएगा। ठीक है, चमकीलापन बढ़ जाएगा। ठीक है, सब तो ये एस्ट्रॉयड के बारे में थी। अगर ये घूर्णन की दिशा में गिरते हैं तब क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह, उल्का और पिंड। क्षुद्र ग्रह, उल्का और पिंड। और जब ये घूर्णन के विपरीत दिशा में गिरते हैं तब इनको क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह, कोलाइड और टेक्ट्राइड। एस्टेरॉयड, कोलाइड, टेक्ट्राइड, एस्टेरॉयड, कोलाइड और टेक्टाइड, टेक्टाइड। ठीक है, और ऊपर क्या बोलेंगे? एस्टेरॉयड, मीटियोर, मेट्रॉइड। ठीक है, तो ये सारी चीजें इससे संबंधित थी। अभी तक जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह गिरा है वो कौन सा है? इजिप्टा, जिसने डायनासोरों का अंत किया था। वो क्या है? इजिप्टा नामक क्षुद्र ग्रह था, जो एस्ट्रॉयड था, उसने क्या है, उसकी वजह से क्या है, सारे वो इतनी तेज टक्कर हुई पृथ्वी में कि उसका अंदर का भाग यानी कोर का भाग जो मैग्मा बन के बाहर निकल के आ गया, जिससे सारे एस्टेरॉयड जो जिससे सारे डायनासोर मारे गए और एक प्रशांत महासागर का उदय हुआ। ठीक है, सबसे बड़ा क्रेटर, सबसे बड़ा क्रेटर कुछ ग्रह पर है? तो बुध ग्रह पर है, क्योंकि जब ये यहाँ से जाएंगे तो बुध ग्रह देखो क्या है, बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास है, तो दूरी बढ़ने से स्पीड बढ़ेगी और इस पे गिरेगा तो बहुत, क्योंकि इस पे वायुमंडल भी नहीं है, तो जला भी नहीं पाएगा, यानी जितना ये जाएगा उतना ही इस पे गिरा है। तो उस पे कोरोलिस बेसिस नामक क्रेटर है जो बुध ग्रह पर है, सबसे बड़ा क्रेटर है ग्रह। ठीक है, सबसे बड़ा क्रेटर है। ठीक है, अब चलो इससे लाभ क्या होते हैं? इससे लाल वर्षा होती है, ग्लोबल वार्मिंग यानी ऊर्जा में
वृद्धि होती है, ठीक है, ऊर्जा में वृद्धि होती है। और दिन रात में वृद्धि होगी, कैसे होगी कि जब ये पृथ्वी पर गिरेगा तो इसकी क्या है, भार बढ़ेगा, और भार बढ़ने से क्या है, झुकाव बढ़ेगा। किसी वस्तु पर जब भार बढ़ता है तो उसका झुकाव भी बढ़ता है, और झुकाव बढ़ने से क्या है, आपके दिन रात में की यानी घूर्णन करने की क्षमता है उस वस्तु की, वो कम हो जाती है। तो इस वजह से क्या है, दिन रात में भी वृद्धि हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं धूमकेतु। अब देख लीजिए, ये है, मान लीजिए यहाँ पे कोई धूमकेतु है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ कोई धूमकेतु है, या यहाँ है, या यहाँ है, तो वो भी तो सूर्य का ही चक्कर लगा रहा है। वो भी किसका चक्कर लगा रहा है, सूर्य का ही चक्कर तो लगा रहा है। तो धूमकेतु भी किसका चक्कर लगाते हैं, सूर्य का। धूमकेतु बेसिकली होते क्या है, धूल के कण होते हैं जो बहुत अधिक मात्रा में एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं। जो अधिक मात्रा में एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं, हम धूमकेतु बोलते हैं। या रेत जैसे धूमकेतु, ठीक है, धूमकेतु, धूमकेतु कोमेट, ठीक है, कोमेट। तो धूमकेतु बेसिकली होते क्या है, धूमकेतु बेसिकली होते क्या है, धूल, रेत या धूल के कण जब एक ही जगह इकट्ठे होकर सूर्य का चक्कर लगाने लगते हैं, धूल या रेत के कण इकट्ठे होकर सूर्य का चक्कर लगाने लगते हैं, तो उनको ही हम कोमेट या धूमकेतु बोलते हैं, या धूमकेतु बोलते हैं, ठीक है, धूमकेतु बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, धूल के कण है, ठीक है, अब ये कई कण इकट्ठे हो गए, कई कण इकट्ठे हो गए, तो जिधर को ये घूम रहा है, यानी जिधर जिधर कोई चल रहा है, मान लीजिए इधर को चल रहा है, तो इसका क्या, अगला हिस्सा थोड़ा पतला हो जाएगा, अगला हिस्सा कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और पिछला हिस्सा कैसा है, पूंछ जैसा हमको दिखाई देगा, इसलिए इसे हम पूंछ वाला तारा भी बोल सकते हैं, पूंछ वाला तारा या उच्छल तारा, उच्छल तारा। तो इसे क्या बोल सकते हैं, धूमकेतु को कोमेट, पूंछ वाला तारा या पुच्छल तारा भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, कि जब ये आगे को बढ़ता है, जब सूर्य का चक्कर लगाता है, अपनी कक्षा में जब घूमता है, तो इसका आगे का हिस्सा क्या है, धूल के कण पीछे के हिस्से पर जमा होते जाते हैं, जिस प्रकार से ये हमको कैसा दिखाई देता है, पूंछ जैसा दिखाई देता है। तो पीछे क्या है, इसकी पूंछ है, और आगे क्या है, मुंह है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पुच्छल तारा या पूंछ वाला तारा बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी तो अल्टीमेटली सूर्य का ही चक्कर लगाएगा। मान लीजिए ये आपका सूर्य है, ठीक है, ये सारे ग्रह हैं, इन्हीं के बीच में कहीं पुच्छल तारा घूम रहा है, तो ये भी तो सूर्य का चक्कर लगाएगा। हो सकता है ये बहुत दूर भी हो सकता है भी दूर हो, लेकिन ये सूर्य का चक्कर बेसिकली लगाते हैं, ठीक है, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो देखो, ये भी किसका, धूमकेतु भी किसका चक्कर लगाते हैं, तो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। धूमकेतु किसका चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। धूमकेतु यानी पुच्छल तारा या पूंछ वाला तारा क्यों कहते हैं, क्योंकि धूल या रेत के कण एक ही जगह इकट्ठे होकर, काफी धूल या रेत के कण एक जगह इकट्ठे होकर सूर्य का परिक्रमण करने लगते हैं, जब रेवोल्यूशन करने लगते हैं, तो उन्हें हम पुच्छल तारा या पूंछ वाला तारा बोलते हैं, ठीक है, पुच्छल तारा या पूंछ वाला तारा बोलते हैं। तो इसमें देखो, हेली नामक जो धूमकेतु है, हेली, हेली नामक जो धूमकेतु है, वो कितना लगाता है, 76 वर्ष में एक चक्कर लगाता है सूर्य का, यानी 76 वर्ष में, यानी धरती पर जब 76 वर्ष बीत जाते हैं, तब ये सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है, ठीक है। तो ये सबसे नियरेस्ट, सबसे लगभग ना तो पास होगा ना दूर होगा, और सबसे नजदीक कौन सा है, एर की धूमकेतु जो 3 वर्ष में करता है। सबसे पास कौन सा है, एर की धूमकेतु है जो 3 वर्ष में एक चक्कर पूरा कर लेता है, और ये कैसा है, पृथ्वी यानी सूर्य के सबसे पास है, सबसे नजदीक बोल सकते हैं या पास बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सबसे नजदीक, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा धूमकेतु है, तो एरकी नामक धूमकेतु है, जो 3 वर्ष में, यानी पृथ्वी पे जब 3 वर्ष गुजरती हैं, तब ये अपना एक चक्कर यानी एक रेवोल्यूशन सूर्य का पूरा कर लेता है। वहीं सबसे अधिक दूर कौन सा, कावते धूमकेतु, सबसे अधिक दूर कौन सा, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, कावते धूमकेतु, कावते धूमकेतु। तो देखो, कावते, कावतेक है, कावतेक, कावतेक जो धूमकेतु है, वो कितना 7600 वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है, कितना 7600 है, ठीक है, 7600 वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है, ठीक है, एक चक्कर पूरा करता है।
तो ये कौन सा है, सबसे दूर हो जाएगा। ये कौन सा है, सबसे दूर। वहीं अगर सबसे चमकीले की बात करूं, सबसे चमकीला कौन सा है, तो सबसे जो चमकीला धूमकेतु है वो आपका कौन सा है, सबसे जो चमकीला धूमकेतु वो आपका है सेकी नामक धूमकेतु है। सेकी नामक धूमकेतु है वो कैसा है, सबसे चमकीला है। सेकी नामक धूमकेतु वो सबसे चमकीला है। अब देखो सेकी को याद करना कितना है, कोई इंसान जब अपनी सेकी मारता है तो उसे ये लगता है कि मैं बहुत चमकीला दिखाई दे रहा हूँ, यानी बहुत मैं प्रिय लग रहा हूँ, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। वैसे ही देखो यहाँ पे क्या है, सेकी नामक धूमकेतु है वो अधिक चमकीला है। सेकी नामक धूमकेतु अधिक चमकीला है। वहीं अगर मैं सबसे दूरस्थ यानी सबसे दूर वाले धूमकेतु की बात करूं तो वो कौन सा है आपका, कावतेक नामक धूमकेतु है, जो कितना एक सूर्य का चक्कर लगाने में कितना लेता है, 7,600 वर्ष का समय लेता है। यानी पृथ्वी पर जब 7,600 वर्ष निकल जाएंगे तब ये एक चक्कर सूर्य का पूरा कर पाता है। ठीक है, तो वो कौन सा है, कावतेक। और वहीं सबसे अगर पास में कोई है, यानी सबसे पास वाला धूमकेतु जो 3 वर्ष में पूरा करता है वो कौन सा है, एरकी। तो एरकी नामक धूमकेतु वो 3 वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है। तो वो कितने समय में करता है, तो 3 वर्ष में करता है। हेली नामक धूमकेतु कितने में, तो वो आपका 76 वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है। वो कितने में करता है, 76 वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, तो देखो अब हमारा यानी पुच्छल तारा भी हो गया। पुच्छल तारा कहने कहते हैं धूल या रेत के कण जब अधिक मात्रा में एक ही जगह इकट्ठे होकर सूर्य का परिक्रमण करने लगते हैं या बोले सूर्य का रेवोल्यूशन करने लगते हैं, तब उन्हें हम धूमकेतु बोलते हैं। धूमकेतु या पुच्छल तारा या पूंछ वाला तारा उन्हें बोलते हैं। तो कावतेक नामक जो धूमकेतु वो कितना है, सबसे दूरस्थ है, और वो कितना करता है, 7600 वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, एरकी नामक धूमकेतु सबसे पास है और ये कितने समय में, यानी 3 वर्ष में इस सूर्य का एक परिक्रमण करता है। ठीक है, हेली नामक धूमकेतु 7600 वर्ष में करता है, 76 वर्ष में करता है। हेली नामक धूमकेतु सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, 76 वर्ष का समय लेता है। और सेकी नामक धूमकेतु कैसा है, सबसे चमकीला है, सबसे चमकीला है। अब देखो हमारे धूमकेतु हो गए, एस्ट्रॉयड हो गए, ठीक है, ग्रह हो गए, हमने सोलर सिस्टम से संबंधित सारी चीजों को पढ़ लिया। अब इसमें हम एक चीज को छोड़ के चले थे, जब हम सोलर सिस्टम पढ़ रहे थे पूरा, तो मैंने कहा था कि पृथ्वी को हम छोड़ देते हैं, पृथ्वी को तो हमको पूरा पढ़ना ही है, पृथ्वी को तो पूरा पढ़ना ही है। तो अब हम चलते हैं सिंपली पृथ्वी पर, यानी अर्थ पर। ठीक है, तो अब हम किस पे चलेंगे, अर्थ पर। तो यहां से देखो सबसे नजदीक कौन सा है आपका, सबसे नजदीक जो 3 वर्ष में पूरा चक्कर करता था, तो सबसे नजदीक कौन सा था आपका, एरकी नामक सेकी नामक धूमकेतु सबसे कैसा है, चमकीला है। सबसे कावते नामक धूमकेतु सबसे दूर था, जो आपका 7600 वर्ष में एक चक्कर पूरा करता था। ठीक है, तो अब हम किसको देखते हैं, पृथ्वी को, पृथ्वी को। अब देखो पृथ्वी पर देखने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि पृथ्वी सूर्य का क्या कर रही है, पृथ्वी सूर्य का क्या कर रही है, परिक्रमण कर रही है। पृथ्वी सूर्य का क्या कर रही है, परिक्रमण कर रही है। तो ठीक है, तो मान लीजिए ये पृथ्वी है आपकी, सेंटर पर मैं सन को मानता हूँ, सन को लाल से बनाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है आपका सूर्य, ये क्या है आपका सूर्य है, और पृथ्वी क्या है, इसके ही चारों ओर तो चक्कर लगा रही है। 2 ग्रह पृथ्वी के पहले हैं और एक बाद में, उसके बाद एस्ट्रॉयड पड़ते हैं, फिर 4 ग्रह उधर हैं। ठीक है, जो बाहरी ग्रह हैं, और आंतरिक ग्रह में 4 हैं, उन्हीं में क्या है, पृथ्वी है। और आंतरिक ग्रह कैसे होते हैं, आकार में छोटे और ठोस होते हैं। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। तो जब ये पूरा एक परिक्रमण करेगी, मान लीजिए कि ये आपकी पृथ्वी है, यहाँ पे पृथ्वी है, और जब यही पृथ्वी यहाँ से चल के पूरा एक चक्कर लगाएगी, तब हम इसको क्या बोलेंगे, परिक्रमण। तो इसे क्या बोलेंगे, परिक्रमण। ठीक है, परिक्रमण। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, रेवोल्यूशन या रेवोल्यूशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन। ठीक है, रेवोल्यूशन। तो ये कितने, यानी जब मान लीजिए पृथ्वी यहाँ है, सूर्य का एक चक्कर लगा के यहाँ से ये चलेगी, और चलते 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 उसी जगह पर जब आएगी, तब तक कितना समय, यानी पृथ्वी पर 365 दिन निकल जाएंगे। यानी तो ये कितने में परिक्रमण कितने में करेगी, तो 365 दिन में परिक्रमण कितने में करेगी, 365 दिन में, जिसको हम 1 वर्ष बोलते हैं, जिसको हम कितना बोलते हैं, 1 ईयर, यानी 1
ईयर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम 1 ईयर बोलते हैं। यानी 365 दिन में एक सूर्य का पूरा चक्कर पृथ्वी करेगी, ठीक है, पृथ्वी करेगी। जिससे क्या होता है, जिससे हमारा मौसम परिवर्तित हो रहा होता है। इससे होता क्या क्या है, यानी एक वर्ष में क्या होता है, मौसम भी परिवर्तित होता है। यानी 4 ऋतुएं होती हैं आपकी, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, बसंत ऋतु, ऐसे करके 4 ऋतु होती हैं आपकी, ठीक है, तो वो भी परिवर्तित होंगी, यानी मौसम में परिवर्तन होगा। अब देखो मौसम है, तो इन मौसम को बहुत डिटेल से आगे जाके हम देखेंगे कि मौसम परिवर्तित होता कैसे है। सूर्य की वजह से या पृथ्वी की रेवोल्यूशन की वजह से, परिक्रमण की वजह से ये मौसम परिवर्तन होता कैसे है, ठीक है। तो एक तो इस परिक्रमण से क्या होगा, मौसम परिवर्तित होगा। और ध्रुवों पर जो 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है, तो वो इसी कारण होती है 365 दिन में घूमने के कारण, ठीक है। तो ध्रुवों पर रात दिन, ध्रुवों पर रात दिन किसके कारण होती है, तो आपकी परिक्रमण के कारण होती है, परिक्रमण के कारण होती है। सेकंड क्या है आपका, घूर्णन यानी रोटेशन। सेकंड क्या है आपका, घूर्णन। घूर्णन, घूर्णन को क्या बोलते हैं, रोटेशन, ठीक है, रोटेशन। अब देखो घूर्णन क्या होता है। परिक्रमण क्या हुआ कि मान लीजिए मैंने ये मार्कर है, ठीक है, मैंने इसको सन मान लिया, ठीक है, इसको सन मान लिया। जब इसके पास इसके इधर घूम रही है, यानी इस प्रकार से घूम रही है पृथ्वी, मैंने इसको सन मान लिया और ये कैसे ऐसे घूम रही है तब इसे क्या बोलेंगे हम, रेवोल्यूशन यानी परिक्रमण बोलेंगे। तो ये एक चक्कर कितने में, 365 दिन में लगाएगी। वहीं अगर मैं बात करूं कि ये पृथ्वी है मेरी और इसको ये वाली नोज इधर है, तो ये एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है, एक चक्कर पूरा करने। अब ये एक चक्कर हो गया, देखो ये वाला कैप का हिस्सा इधर है, ठीक है, मान लीजिए कैप का हिस्सा इधर है, तो ये क्या कर रही है, जब अपनी ही दूरी पर घूम रही है, अपनी दूरी पर घूमने के बाद इधर ही आ गई, तो ये क्या हो गया आपका, रोटेशन यानी घूर्णन हो गया। ये क्या हो गया, रोटेशन या घूर्णन। तो ये कितने में करती है, 24 घंटे में, ये 24 घंटे में करती है। और इस कारण क्या होता है, दिन रात होते हैं, इसी कारण क्या होते हैं, दिन और रात। दिन रात किसके कारण होते हैं, आपके रोटेशन यानी घूर्णन के कारण होते हैं। दिन रात किसके कारण होते हैं, घूर्णन के कारण होते हैं, ठीक है। इसी से आपकी ज्वार भाटा, ज्वार भाटा जो भाटा, ठीक है, जो समुद्र में लहर उठती है उसको ज्वार और नीचे गिरती है उसको भाटा बोलते हैं। तो ज्वार भाटा भी किससे उत्पन्न होता है, आपका घूर्णन से ही उत्पन्न होता है। तो ठीक है, अब हम देखते हैं कि दिन रात का होना या इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको हम यहाँ पे देखते हैं। तो अब देखो देखो पृथ्वी जो है, पृथ्वी के बारे में आप एक चीज जानते हो कि पृथ्वी मान लीजिए इस प्रकार से ये ध्रुवों पर चिपटी हुई है, ध्रुवों पर चिपटी हुई है। ये तो आपकी होगी मैन अक्ष, ये तो क्या होगी आपकी घूर्णन अक्ष, घूर्णन अक्ष, ये क्या होगी घूर्णन अक्ष, ठीक है। और ये क्या होगी आपकी समतलीय अक्ष, जो इसको दो भागों में काटती है। इसको क्या बोल सकते हैं, समतलीय अक्ष, समतलीय अक्ष, इसको क्या बोलते हैं हम, समतलीय अक्ष, समतलीय अक्ष। और ये पृथ्वी इस प्रकार न होकर ये कुछ कितने अंश झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये कितने डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इसके बीच जो कोण है, ये वाला कोण है, ये कितना है आपका 23 सही 1/2 अंश। तो ये कितनी है, अर्थात घूर्णन अक्ष, घूर्णन अक्ष और कौन सी है आपकी, जो आपकी घूर्णन अक्ष और कौन सी, झुकाव अक्ष, इसको क्या बोल सकते हैं हम, झुकाव, झुकाव अक्ष, ठीक है। तो घूर्णन अक्ष और झुकाव अक्ष के बीच यानी घूर्णन अक्ष और झुकाव अक्ष के बीच में कितना कोण है, तो 23.5 डिग्री। यानी ये कितनी झुकी हुई है, मान लीजिए होना तो इसको स्टैंड चाहिए, इसको स्टैंड होना चाहिए, लेकिन ये कैसी है, अगर स्टैंड होती यानी पूरी होती तो ना तो यहाँ पे दिन रात नहीं होते ऊपर नीचे। यानी ध्रुवों पर क्या है 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात नहीं होता अगर ये घूर्णन अक्ष सीधी होती। लेकिन पृथ्वी कैसी है, थोड़ी झुकी हुई है, कितने अंश झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब ये अगर मैं इसको यहाँ से इरेज कर दूं, हाँ इसको रहने दो, इसको इरेज कर दूं, इस वाली अक्ष को अगर मैं इरेज कर दूं तो कुछ इस प्रकार की आकृति मुझे मिलेगी। यानी कितना झुकाव है इसका, 23.5 डिग्री,
कितना झुकाव है, 23.5 डिग्री। इसी कारण ध्रुवों पर जहां बर्फ जमी होती है वहां पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। हमारे यहाँ जनरली 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। लेकिन इसी पृथ्वी पर जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव हो गया, नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव हो गया, तो उसपे क्या है 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात इसी कारण होती है। ठीक है, तो दोनों के झुकाव अक्ष और घूर्णन अक्ष के बीच कितने अंश का डिफरेंस है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, और वहीं में अगर मैं समतली अक्ष और कौन सी आपकी समतली अक्ष और घूर्णन अक्ष की बात करता हूँ, समतली अक्ष यानी घूर्णन अक्ष की बात करता हूँ, यानी इन दोनों, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जैसे होनी तो इसको पूरा गोल होना चाहिए, गोल होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि दोनों कैसी गोल है। लेकिन ये गोल ना होकर समतली अक्ष आपकी इस प्रकार से फैली हुई है, दोनों के बीच कितने का है, तो दोनों के बीच लगभग 44 किलोमीटर का अंतर है। दोनों के बीच कितने का अंतर है, 44 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, दोनों के बीच कितने का अंतर है, तो वो आपका 44 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, दोनों के बीच कितने का अंतर है, 44 किलोमीटर का अंतर है। यानी समतली अक्ष यानी ध्रुवों पर क्या है, ये कुछ इस प्रकार से फैली है। मैं अगर घूर्णन अक्ष यानी समतली अक्ष और घूर्णन अक्ष में बात करूं तो इनमें कितना है, 44 किलोमीटर, लगभग थोड़ा कम है, 44 किलोमीटर समतली अक्ष की तरफ ज्यादा विस्तृत है। समतली अक्ष की तरह ये क्या है, समतली अक्ष पर ये ज्यादा विस्तृत है, इसलिए इसकी आकृति कैसी हो जाती है, आकृति इसकी चपटी यानी कहते हैं अंडाकार है, इसीलिए इसकी हो जाती है। अगर ध्रुवों पर चपटी हुई नहीं होती तो इसकी आकृति बिल्कुल एक गेंद की तरह गोल होती, लेकिन ये गेंद की तरह गोल ना होकर कैसी है, थोड़ी समतली अक्ष की तरफ 44 किलोमीटर का अंतर है, यानी नीचे ऊपर से थोड़ी पिचकी सी है और इधर को थोड़ी विस्तृत है, यानी दोनों के बीच कितने का अंतर है, लगभग 44 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, तो इसीलिए तो इसे हम क्या बोलते हैं, जियोड बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, जियोड बोलते हैं। अब हम देखते हैं दिन रात का होना। ठीक है, तो ये समझ गए झुकाव कितने अंश का है, 23.5 डिग्री, झुकाव कितना है 23.5 डिग्री, और होना कितना चाहिए, वैसे तो होना कुछ भी नहीं चाहिए, अगर सीधी स्ट्रेट होती तो कुछ भी नहीं होना चाहिए इसको। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। अब देखो, मान लीजिए मैं दो स्थितियां बनाता हूँ इसकी। ठीक है, पृथ्वी की दो स्थितियां बनाता हूँ, एक तो यहाँ पे है सूर्य के पास है, ठीक है, और एक स्थिति यहाँ पे है, दो स्थितियां बनाई मैंने। अब मैंने बताया था आपको ये कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, तो ये कुछ इस प्रकार से झुकी हुई होगी। ठीक है, ये कैसे इस प्रकार से झुकी हुई होगी। ठीक है, नहीं तो इसको सीधा होना चाहिए, या तो ये इस प्रकार से होती, लेकिन ये झुकी कितनी है 23.5 डिग्री, झुकी कितनी है 23.5 डिग्री। अब हम देखते हैं इसको, तो देखो ये आपका क्या है, ऊपर वाला है आपका उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला क्या है, दक्षिणी दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और इधर देखूंगा तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इस बीच वाली जो रेखा होती है सूर्य और पृथ्वी को मिलाने वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, एपी साइड, इसको क्या बोलेंगे हम, एपी साइड, इसको क्या बोलते हैं, एपी साइड। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, एपी साइड। जो बीच में जो रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं, एपी साइड, दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं हम, एपी साइड, उसको क्या बोलेंगे हम, एपी साइड। ठीक है, तो अब देखो जिसकी औसतन दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य की जो औसतन दूरी है वो कितनी है, लगभग 15 करोड़, लगभग कितनी है, 15 करोड़ प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। तो औसतन दूरी कितनी है आपकी, 15 करोड़ प्रकाश वर्ष। ठीक है, औसतन दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर है, प्रकाश वर्ष नहीं है, 15 करोड़ किलोमीटर। तो औसतन दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो औसतन दूरी क्या है, अब यहाँ पे ये पास होगा और यहाँ पे दूर होगा, औसतन दूरी कितनी है आपकी, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो अब देखो जब सूर्य, इसको बोलते हैं उपसौर, जब सूर्य पृथ्वी के पास होता है तब उसे बोलते हैं हम उपसौर, 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 और जब दूर होता है तब उसे क्या बोलेंगे, अपसौर, यहाँ लिख दूं, अपसौर। अब देखो
हमारा जो बीच में से काटे तो भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में, यानी भारत यहाँ पे स्थित है, भारत यहाँ पे स्थित है, ठीक है, भारत की स्थिति ये है। और वहीं अगर मैं नीचे यानी दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए मैंने ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड किसी को लेता हूँ, ऑस्ट्रेलिया ले लिया, ठीक है, तो उसकी स्थिति यहाँ रहेगी, उसी प्रकार से स्थिति इसकी यहाँ पे रहेगी। यानी भारत जो है वो कैसा है आपका उत्तरी गोलार्ध में यानी ऊपर वाले में, और ऑस्ट्रेलिया है वो कैसा रहेगा नीचे वाले में यानी आपका दक्षिणी गोलार्ध में। अब एक चीज देखने वाली होती है कि अभी कैसा है, मान लीजिए दिसंबर, और ये उपसौर की जो घटना होती है, उपसौर की घटना होती है, यानी सबसे नजदीक सूर्य और पृथ्वी सबसे नजदीक आते हैं, तो वो कौन से आते हैं, 3 जनवरी को, 3 जनवरी को, जनवरी, ठीक है, 3 जनवरी को सबसे पास आते हैं। वहीं अगर अपसौर की घटना होगी तो वो कौन सी होती है आपकी, 4 जुलाई को। अपसौर की घटना किस कब होती है, 4 जुलाई को, अपसौर की घटना 4 जुलाई, 4 जुलाई, 4 जुलाई, ठीक है। तो अपसौर की घटना कब घटित होती है, 4 जुलाई को, 4 जुलाई को। 4 जुलाई से क्या है, कम दिन यानी दिन की अवधि छोटी होती जाती है। वहीं 3 जनवरी से दिन की अवधि क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। 3 जनवरी से लगभग 3 हो गया या 2, कभी कभी 2 को पड़ जाता है, कभी कभी 3 को, कभी कभी 4 को, 1-2 दिन इधर उधर होता रहता है। तो 3 जनवरी से क्या है, दिन की अवधि बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। वहीं 4 जुलाई से क्या है, दिन की अवधि घटना स्टार्ट हो जाती है, यानी दिन की अवधि में क्या है, वृद्धि थोड़ी कम होती जाती है, और रात में क्या होता है, वृद्धि होती जाती है, ठीक है। तो अब देखो, इसको हम यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं। अब देखो, अब ये पृथ्वी क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है, पृथ्वी क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है। अब ये जो आपकी, इसको ऐसे ना बना के कुछ इस प्रकार से बनाओ इसको, ठीक है, इसको इस प्रकार से बनाओ। तो अब दक्षिणी गोलार्ध है, तो आप अब यहाँ पे देखो, तो हमारे 3 जनवरी को हमारे क्या क्या रहेगा, ठंड रहेगी, ठंड, ठीक है, तो ठंडी पड़ेगी। 3 जनवरी को हमारे यहाँ क्या है, ठंड पड़ेगी। वहीं अगर मैं यहाँ पे 4 जुलाई को देखता हूँ तो ऑस्ट्रेलिया में ठंड पड़ेगी। 4 जुलाई को देखता हूँ तो ऑस्ट्रेलिया में ठंड पड़ेगी, उसका कारण देखते हैं, ठंडी, ठीक है। तो इसका कारण ये है कि जब सूर्य की किरणें, जो सूर्य की किरणें मान लीजिए इधर को आ रही है, ठीक है, सूर्य की किरणें तो समान रूप से आ रही है, लेकिन हम क्या है कि हम दूसरी तरफ है, पृथ्वी के घूर्णन की तरफ दूसरी तरफ है, तो हमारे क्या है, यहाँ पे प्रकाश सीधा नहीं पड़ता है। इसी वजह से 3 जनवरी को, अर्थात जनवरी, दिसंबर या जनवरी के महीने में हमारे यहाँ क्या है, ठंड पड़ती है, हमारे यहाँ पे ठंड पड़ती है। और वहीं अगर इसी समय में ऑस्ट्रेलिया में देखा जाएगा तो दिसंबर या जनवरी के महीने में ऑस्ट्रेलिया में भीषण गर्मी पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्या है, भीषण गर्मी पड़ती है। इसका कारण क्या है कि सूर्य की किरणें कैसी सीधी पड़ रही है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है। वहीं अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यानी 4 जुलाई को उपसौर में जाता हूँ, अपसौर में, उपसौर में क्या होगा कि उत्तरी गोलार्ध में क्या है, ठंड रहेगी, और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी रहेगी। वहीं अगर मैं उपसौर में जाता हूँ, उपसौर में, तो वहां क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी और दक्षिणी गोलार्ध में ठंड रहेगी, दक्षिणी गोलार्ध में ठंड रहेगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किस देश में या किस महाद्वीप में क्रिसमस का त्योहार जो 25 दिसंबर को होता है, क्रिसमस का त्योहार जो 25 दिसंबर को होता है, गर्मियों में मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ तो 25 दिसंबर को ठंड पड़ती है। उसका कारण क्या है कि पृथ्वी की जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ रही हैं, तिरछी पड़ रही हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो ठंड पड़ रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सूर्य की किरणें कैसी सीधी पड़ रही हैं, तो वहां पे क्या रहेगी, गर्मी। तो 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्या है, गर्मियों में मनाया जाता है, गर्मियों में मनाया जाता है। वहीं अगर मैं 4 जुलाई की बात करूं तो 4 जुलाई में हमारे यहाँ गर्मी रहेगी और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्या रहेगा, ठंड रहेगी, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी और दक्षिणी गोलार्ध में ठंड रहेगी, ठीक है, ठंड रहेगी, ठंड रहेगी। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब देखो, मान लीजिए पृथ्वी आपकी इस प्रकार से है और ये झुकी हुई है, तो सूर्य की किरणें तो ये पड़ रही है, इसमें सूर्य की किरणें तो यहाँ पे पड़ रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इस हिस्से से जाके यहाँ पे यानी इस गोलार्ध में, यानी जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें नहीं जा पा रही, लेकिन उत्तरी गोलार्ध की तरफ तो पूरी जा रही है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध की तरफ। तो जब ये रोटेशन कर रही है, अब ये अपने ही अक्ष पर तो घूम रही है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे घूम के आएगी, मान लीजिए यहाँ से चली, यहाँ से दिखाई दे रहा है, अब इस प्रकार से झुकी हुई है, तो यहाँ से सूर्य की किरणें सीधी आ रही है, जब ये इधर तक आएगी, यहाँ तक घूम के आएगी, तब तक इसको दिखाई देगी।
तब तक दिखाई देगी, तब तक यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में इसको कितने 6 महीने लगेंगे, ठीक है। फिर क्या है, इसकी स्थिति चेंज हो जाएगी। फिर इसकी स्थिति कैसे हो जाएगी, इधर हो जाएगी, यानी नीचे वाले की तरफ क्या है, नीचे वाले की तरफ। अब ये यहाँ पे था तो यहाँ पे सीधी पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे नहीं पड़ पा रही है सीधी, यहाँ पे नहीं सीधी पड़ रही है। तो दिन और रात की अवधि तो आपकी गुणन से होती है, जबकि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात इसी कारण होता है क्योंकि एक ही स्थिति में, क्योंकि ऐसे रोटेशन तो पृथ्वी कर ही रही है, लेकिन एक ही स्थिति में कर रही है, रोटेशन तो कर रही है लेकिन एक ही स्थिति में कर रही है, ये झुकावी है। तो आधी दूरी तक तो अब इस पे सीधी यहाँ पे तिरछी पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए सूर्य है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे है आपका, इस प्रकार से झुकी हुई है, ठीक है पृथ्वी। अब ये यहाँ से रोटेशन करेगी तो सूर्य की किरणें इस वाले हिस्से पे तो पूरी पड़ रही है, इस वाले हिस्से पे पूरी पड़ेंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, दिन होगा। और ये जब तक घूम के यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आ गया, अब इस हिस्से पर भी पूरी पड़ रही है, ठीक है। नीचे वाले हिस्से पर नहीं जा रही तो वहां पे रात होगी। ये ध्रुवों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और जब ये इस प्रकार से जाने लगेगी तो फिर सीधी किरणें यहाँ और ऊपर वाले पे तिरछी पड़ने लगेंगी, जो उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ तक जाएगा तो ऊपर वाले पे तिरछी और नीचे वाले पे सीधी। नीचे कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव है, ऊपर कौन सा है, उत्तरी ध्रुव है। ये यहाँ तक आएगा, तब तक इसी प्रकार से इसमें 6 महीने का समय लगता है। तो 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात किस कारण होती है, आपके रेवोल्यूशन के कारण होता है, ठीक है। रेवोल्यूशन के कारण होता है। 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात किसके कारण होते हैं, रेवोल्यूशन के कारण होते हैं। अब ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत प्यारा सा बनता है कि किस क्वेश्चन यहाँ से बहुत प्यारा सा बनता है, देखो कौन सा है कि रात का सूर्य किस देश में उगता है, रात का सूर्य किस देश में। अब जो नॉर्वे देश है हमारा, नॉर्वे देश है, नॉर्वे जो देश है वो कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में, यानी ऊपर है। नॉर्वे जो देश है उत्तरी गोलार्ध में। अब पृथ्वी कैसा कर रही है, रोटेशन कर रही है, पृथ्वी रोटेशन कर रही है, तो वहां पहाड़ की वजह से बीच में क्या है, पहाड़ का, मैं मान लीजिए ऊपर अगर मैं इस प्रकार से, अब जियोड तो है नहीं, ये कैसी टेढ़ी मेढ़ी है, यानी कुछ पहाड़ भी होंगे, तो बीच में से क्या है, मान लीजिए सूर्य की किरणें आ गई, जब पहाड़ से टकराई तो रात हो गई, ठीक है, क्योंकि ये गुड़न कर रही है। जब पहाड़ से टकराएंगे रात होगी, लेकिन ये अगर सीधा वाला हिस्सा पड़ गया, पहाड़ नहीं है वहां पे, तो सीधा नॉर्वे में क्या है, दिन में रात में भी सूर्य चमकता है। उसका कारण क्या है कि नॉर्वे जो देश है वो कैसा है, ध्रुवों पर है। नॉर्वे जो देश है वो कैसा है, आपका उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। इस कारण वहां पे क्या है कि रात में सूर्य दिखाई देता है, रात में सूर्य दिखाई देता है, ठीक है। तो ये तो दिन रात की बात तो होगी, बेसिकली यही बात होगी। तो उपसौर को क्या बोलते हैं, पेरीहेलियन। उपसौर को क्या बोलते हैं हम, पेरीहेलियन। इसको क्या बोलेंगे हम, पेरीहेलियन, ठीक है। और उपसौर को क्या, अपसौर को क्या बोलते हैं, अपसौर को हम बोलते हैं एपीहेलियन। अपसौर को क्या बोलते हैं, एपीहेलियन। अपसौर को क्या बोलते हैं, एपीहेलियन, ठीक है। तो उपसौर की घटना कौन सी, 4 जुलाई को। उपसौर की घटना 3 जनवरी को। अपसौर की घटना 4 जुलाई को। अपसौर की घटना 4 जुलाई को। तो ये दिन रात से संबंधित सारी चीजें होंगी। अब हम देखेंगे आगे, यानी अब हमारे मटेरियल में देखो पृथ्वी को हमने देख लिया, अब पृथ्वी के साथ ही साथ हम चंद्रमा को और निपटा लेते हैं, ठीक है। तो उसको देखेंगे अगली वीडियो।